बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं रहीम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज ये खुसूसी प्रोग्राम है। आज का और कल का प्रोग्राम बहुत अहम होंगे। आमतौर पर जैसे मैं कहता हूँ सियासत की बात होती है, करंट अफेयर्स की बात होती है, लेकिन बहुत अरसे से बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाएँ। आज और कल का प्रोग्राम इसी इशू के ऊपर फोकस्ड है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सीपैक को की जो ब्रॉड लाइन में उसको देखा जाए कि सीपैक है क्या, इनिशिएट कैसे हुआ, उसके अंदर कौन कौन से रूट्स शामिल हैं, उसके अंदर कौन कौन से की एलिमेंट्स और फीचर्स शामिल हैं, पाकिस्तान का क्या बेनिफिट है, चाइना का क्या बेनिफिट है इसके अंदर से, और इससे रिलेटेड जो मामलात हैं उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। कल के प्रोग्राम के अंदर इसी का सीपैक के ऊपर ही किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और इसकी अहमियत को, इस प्रोजेक्ट की अहमियत को हाईलाइट किया जाएगा, और ख़ास तौर पर वो पार्ट शामिल होगा जिसमें कि कंट्रोवर्सीज़ हैं, इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एक बहस हो रही है, बहस चल रही है, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, इसके हवाले से उस पर बात होगी। लेकिन आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त तक इंफॉर्मेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से, उन्होंने एक ग्राफिकल रिपोर्ट बनाई हुई है जो कम से कम हमारे व्यूअर्स को इतना आइडिया ज़रूर दे सकती है कि ये रूट है क्या, ये कॉरिडोर है क्या, और इसमें जो दो रूट्स हैं उनमें कौन कौन से शहर पाकिस्तान के शामिल होते हैं। ये एक छोटी सी ग्राफिकल रिपोर्ट है, ये आप देखिए और फिर हम बाकायदा आगाज़ गुफ्तगू का इसके बाद करते हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी चीन के सूबे सिंकियांग से शुरू होती है। ये बड़ी सड़क पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के खुंजराब में दाखिल होती है। जिला गिलगित से होते हुए ये सड़क खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो जाती है। एबटाबाद और हरीपुर से गुजरते हुए ये सड़क पंजाब के शहर हसन अब्दाल में बुरहान के मकाम पर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से मिल जाती है। यहाँ से इक्तिसादी राहदारी गवादर तक जाने के लिए दो बड़े रूट्स मशरकी और मगरबी रूट में तकसीम हो जाती है। पहले बात करते हैं मगरबी रूट की। इसका कुल फासला 2674 किलोमीटर है। पंजाब के जिला अटक से शुरू होने वाला ये रूट खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में दाखिल होता है। इसके बाद ये फाटा से गुजरता हुआ बलूचिस्तान में दाखिल हो जाता है। बलूचिस्तान के शहर योब कला सैफुल्ला से गुजरता हुआ कोयटा में दाखिल हो जाता है। कोयटा के बाद ये रास्ता सोराब और पंजगोर को क्रॉस करता हुआ अपनी मंजिल गवादर पर इख्तिताम पजीर होता है। यूं गवादर पोर्ट सड़क के रास्ते चीन से कनेक्ट होती है। मशरकी रूट की बात की जाए तो इसका कुल फासला 2781 किलोमीटर है। ये रूट मौजूदा M2 यानी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से शुरू होता है। इसमें M3 यानी फैसलाबाद मोटरवे और M5 यानी 1152 किलोमीटर पर मुश्तमिल लाहौर कराची मोटरवे भी इसी रूट का हिस्सा है। इस रूट पर बड़े शहरों में लाहौर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद और कराची आते हैं। पाकिस्तान की कराची और गवादर पोर्ट को मिलाने के लिए 653 किलोमीटर तवील मकरान कोस्टल हाईवे पहले ही मौजूद है। ये ग्राफिकल रिपोर्ट आपने देखी, इससे एक बेसिक आइडिया हो जाता है। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये उन व्यूअर्स के लिए जो कि इनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अखबारात को देखें, पढ़ें, या उनको ये नहीं पता कि सीपैक के अंदर कौन कौन से शहर पाकिस्तान के शामिल होते हैं। सेठी साहब, आई नो कि इसके बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे। सबसे पहले और बुनियादी सवाल, नाम तो सबको पता है, लेकिन बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ये है क्या, इसके ऊपर फोकस करने की हमें ज़रूरत है। और ये इनिशिएट कब हुआ? देखिए, चाइना तो इसके बारे में काफ़ी अरसे से सोच रहा था। जब से चाइना ने ग्वादर में दिलचस्पी शो की, जो कि 2002 में शो की, और 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दौरान ग्वादर उनके हवाले कर दिया गया था कि इसको डेवलप किया जाए। और वो दिन है और आज का दिन है, और ग्वादर सेंट्रल कोर पॉइंट है चाइना के लिए। और अब ग्वादर की जो डेवलपमेंट है वो सारी चाइना के साथ हो रही है। तो चाइना तो काफ़ी अरसे से जियो स्ट्रेटेजिक और तजारत रीजन्स के लिए, जिसकी हम बाद में डिस्कशन करते हैं, सोच रहा था कि एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसी सड़क होनी चाहिए जिसकी शाखें भी हों,
जो कि ग्वादर से चले और ग्वादर से लेके सिंकियांग प्रोविंस काशगार तक जाए। और वो इसलिए क्योंकि ग्वादर जहाँ सिचुएटेड है, वो जहाँ से सारा तेल आता है मिडल ईस्ट का, और जहाँ से तजारत की जो रास्ते हैं यूरोप में जाने के और मिडल ईस्ट में जाने के लिए, वो समुद्री रास्ते हैं। और चाइना को बड़ी दुश्वारियाँ थी कि आगे जैसे वो एक्सपैंड करेगा, इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और अपनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज़ क्रिटिकल फॉर चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और कोई 60% चाइना की जो सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो मिडल ईस्ट से आती हैं, और वो इस वक्त गल्फ से होके, और वो लॉन्ग रूट, कोई मेरा ख्याल है 10,000 किलोमीटर का रूट समुद्र से लेके और वो जाते हैं, और रास्ते में उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक शॉर्ट 3,000 किलोमीटर का रूट जो ग्वादर से निकले और सीधा हम पहुंच जाए चाइना, वेस्टर्न चाइना तक। तो ये काफ़ी अरसे से वो सोच रहे थे, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हम बाद में बात करेंगे। तो ये चाइना का इंटरेस्ट इससे हुआ, और जनरल मुशर्रफ के दौरान इस बात को आगे बढ़ाया गया और इसके प्लान्स बनाए गए कि किस तरीके से इस किस्म का कॉरिडोर बन सकता है और कौन बनाएगा और कैसे बनेगा। फिर जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो प्लानिंग कमीशन में इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ, मगर वो इतनी अनस्टेबल रही हुकूमत कि वो चाइना के साथ इसको आगे ना बढ़ा सके। मगर जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई तो इन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान के लिए बड़ी इससे बेनिफिट्स हैं, और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के लिए इसमें सियासी तौर पे अगर इतना बड़ी चीज़ कर जाते हैं, जैसे मोटरवे बना दिया और चीज़ की, तो इनके लिए इलेक्ट्रल वोट्स भी बड़े पड़ेंगे। तो ये भी कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है, और एक प्रोजेक्ट है जो कि चाइना जिसको सपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा अहम बात कि सारा पैसा चाइना से आएगा उसको बनाने में। तो इसको नवाज शरीफ साहब ने फिर इसको पुश किया और इसकी तरफ तवज्जो दी, और ये अब ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी चाइना की और प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान की और कुछ पाकिस्तान की हुकूमत की, वो पहले तो 45 अरब रुपए की थी। 45 अरब डॉलर्स 45 अरब डॉलर्स बेसिकली बनते हैं 450 खरब रुपए। अच्छा, अब वो बढ़ गया है क्योंकि ग्वादर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस हो रहा है और भी कुछ चीज़ें वो करने जा रहे हैं। तो अब इसका जो टोटल आउटले है वो कोई 50 के करीब 50 अरब डॉलर्स या 500 खरब रुपए के करीब इसका हो गया। अब आप सोचिए 15 साल में ये पैसा खर्च होना है। 2015 से लेके जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2030 तक ये चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके मुख्तलिफ पहलू होंगे। तो आप समझिए कि इतने पैसे खर्च होंगे। ये ऐसे है जैसे कि 30 से 35 खरब रुपया हर साल पाकिस्तान की मईशत के अंदर इन्वेस्ट होगा। और कहते ये हैं मुनीब कि 1970 से लेके आज तक आप समझिए कितने 45 साल हो गए, 43 साल हो गए, उसमें जितनी दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, ये चाइना से और पाकिस्तान से इतनी ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 15 साल में आ जाएगी। तो मतलब आप सोचिए कि जो 45 साल पिछले 45 साल में जितना पैसा आया और लगा, अब उतना ही पैसा 15 साल में लगेगा। और ये पैसा सिर्फ ये नहीं कि ये वो पैसा वो ख़त्म हो जाएगा तो ये होगा, इस पैसे के साथ फिर वो कहते हैं कि 100 अरब या 1000 खरब रुपए के और इन्वेस्टमेंट्स बाकी दुनिया से आएंगी, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। जब ये कॉरिडोर बन रहा होगा और एस्टैब्लिश हो रहा होगा तो इसके साथ जो इंडस्ट्री लगेगी और इसके साथ और इसके जो चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से आबादियाँ बसेंगी, ये होगा वो होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए ये कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे डेवलप होगा, अगर आज आपकी 5% GDP ग्रोथ है, आपकी जो नेशनल इनकम है वो 5% हर साल बढ़ती है, अभी 3% से अब 5 पे आ गई है, और ये इसके साथ 2 से 2.5 से 3% इसमें और इजाफा हो जाएगा। लोग कहना ये है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल ज़िंदगी के लिए, खुशहाली के लिए, बचाव के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इसके अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को जो 8, 9, 10% ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, नौकरियां मुलाजमतें मिल नहीं रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए और खुशहाली लाने के लिए और सर्वाइवल के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा क्रिटिकल है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की इतनी अहमियत है। ओके, अच्छा, अब इसमें दूसरा पहलू है। वो दूसरा पहलू ये है कि इसमें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स लगेंगे। यही सवाल है ना आपका कि जी अच्छा इतने पैसे तो लग गए, किस पे पैसे लगेंगे, ये लगने हैं। उसमें यह है कि 60 से 70% पैसे जो हैं वो
एनर्जी के ऊपर लगेंगे, प्रोजेक्ट्स जिसमें से एनर्जी मिलेगी, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी आपको, पानी मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बाकी जो है वो सड़कों के ऊपर लगेंगे, जहां आपकी ट्रैफिक जाएगी ऑल द वे फ्रॉम ग्वादर टू चाइना एंड बैक, और तजारत बढ़ेगी, जिसकी रोड लाइन है, रोड है, रेल लाइन है, रोड या रेल लाइन, और उसमें रेल लाइन भी है। कराची से लेके पेशावर तक आपकी जो रेल लाइन है उसको अपग्रेड किया जाएगा। उस अपग्रेडिंग के अंदर जिसका खर्चा 1.6 अरब डॉलर्स आएगा, उससे ये होगा कि आपके यहाँ ट्रेन की जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से ट्रेनें जा सकती हैं कराची से लेकर खैबर तक, वो अब तो 50-60 मील से ज़्यादा पर घंटा रफ्तार से ज़्यादा नहीं जाती, फिर वो 150 किलोमीटर या 150 मील की रफ्तार तक बुलेट ट्रेन्स भी चल सकेंगी, या फास्ट ट्रेन्स चल सकेंगी, बुलेट नहीं तो फास्ट ट्रेन। तो इससे आप सोचिएगा खुद कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। और फाइनली अभी बहुत से कोल फायर्ड प्लांट्स बनने आगे जाके पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, तो उसके लिए जो कोयला आना है वो इंपोर्ट होना है, बहुत सा कोयला, उस कोयले को भी वहां तक पहुंचाने के लिए आपको एक बड़ी अपग्रेडेड रेल सर्विस चाहिए। तो ये रेल और रोड सर्विसेज बनेंगी ऑल द वे ग्वादर से लेके और काराकोरम हाईवे तक बनेंगी ये, और ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स होंगी इसके अंदर। ओके, ये इसका अगर मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, नॉर्मली लोग ये सवाल करते हैं, यहाँ पर भी बात होती है कि देखिए जी ये बना है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इसके अंदर चाइना का बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए चाइना ने इसको इनिशिएट किया, उनके बड़े, जिस तरह आपने भी कहा, प्रॉब्लम्स है। एग्जैक्टली अगर हम इसको देखें कि सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान का और चाइना का इसमें फ़ायदा क्या है? अगर चाइना फ़ायदा ले रहा है तो पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा ले सकता है? सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान का क्या फ़ायदा, कुछ बातें तो मैंने की। अर्ज ये है कि कोशिश नून लीग की है और चाइना के साथ मिलके कि अगले 2 साल में, क्योंकि 2015 में ये शुरू हुआ, तो 2018 तक उनकी कोशिश है कि इतनी बिजली तवानाई जो है वो प्रोड्यूस कर ली जाए ताकि जो यहाँ का जो बहरान है, बिजली का बहरान, वो ख़त्म हो जाए। और इनका ये ख्याल है कि ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो बनने जा रहे हैं और लगने जा रहे हैं, ख़ुसूसन एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में हब को अपग्रेड किया जा रहा है, वहाँ हब पावर को, और इसी तरह सिंध के अंदर कोयले के, और पंजाब के अंदर भी कोयले के, और फिर सिंध के अंदर विंड एंड सोलर पंजाब में, एंड सो ऑन। ये मैं आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं क्या। उसके साथ आपका बिजली का जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ बिजली की क्राइसिस सिर्फ आपके घरों के लिए नहीं है, बिजली के साथ ही मुल्क चलते हैं, बिजली के साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, बिजली के साथ ही कारोबार चलता है। कारोबार चलता है तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है तो मुलाजमतें मिलती हैं, इनकम्स बढ़ती हैं और खुशहाली होती है। तो ये बिजली की शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान को सख्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसलिए तवज्जो ये दी जा रही है कि ये बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी हों, और उसमें भी डिफ्रेंशिएशन की गई है। देखिए, सबसे सस्ती बिजली जो है वो पानी से मिलती है, मगर इसके अंदर एक आध डैम है, इससे ज़्यादा कोई उस किस्म के बड़े डैम्स नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि डैम बनाने में 5, 6, 7, 10 साल लग जाते हैं। मगर जो ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, ये या बड़े बड़े भी, ये 2-2 साल में खड़े हो जाते हैं, रेडीमेड आते हैं, लग जाते हैं और प्रोड्यूस करना शुरू कर। ये होते हैं महंगे, पानी सस्ता होता है इसीलिए। मगर क्योंकि ये बिजली का बहरान जो है ये सारी मईशत को तबाह कर रहा है, तो इसलिए इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है और महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं पहले, ताकि ये ख़त्म हो, और वो जो महंगाई है जो प्रोजेक्ट की, वो उसको ऑफसेट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बिजली मिलेगी। ये कि नहीं, ये भी नहीं करना और पानी के लिए जाना है और 5 साल और हमें तकलीफ हो और मईशत गिर जाए। तो ये फैसला हुआ था कि शॉर्ट टर्म में जो है ना, हमने इसको पावर प्रोजेक्ट्स को चलाना है, और इसलिए हमें थोड़े महंगे लगाने पड़ेंगे। पानी की तरफ नहीं तवज्जो दी। चाइना की तरफ से अगर आप पानी की तरफ ही तवज्जो देते तो वो तैयार थे, बिकॉज चाइना के अंदर आपको पता है बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने अपने जो दरिया हैं उनको हार्नेस किया है, वहाँ से बिजली क्रिएट की है। मगर हमारे यहाँ वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और यहाँ गवर्नमेंट्स जो हैं वो 3-3, 4-4 साल के लिए आती हैं, ऊपर से इतना बड़ा क्राइसिस है कि आप इंतजार नहीं कर सकते। साथ इस हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है ना वार्ड, इन्होंने तो इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने आगे भी कहा है कि हम बिजली का बहरान अपनी स्टेट में पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए भी ये फिर ये इस किस्म के फैसले हुए हैं। ओके। तीसरी चीज़ इसके बारे में ये कहते हैं, जैसे आपने बताया कि एक मगरबी रूट है और एक मशरकी, वो कहते हैं एक सेंट्रल रूट भी है, मगर चले उसको छोड़ दें, बिकॉज उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो रूट्स के ऊपर हो रहा है कि जी वो मगरबी रूट बनाया जाए या मशरकी रूट बनाया जाए। या मुझे पता नहीं थी, ये भी कंट्रोवर्सी रही जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये रूट है भी मगरबी या नहीं। हाँ,
तो ये दो इश्यूज हैं। मगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और चाइना के साथ मिलके कि मशरकी रूट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है और मगरबी रूट में कम करनी है, उसको तैयार ज़रूर करना है। मगर गवर्नमेंट का ये फैसला ये है कि मशरकी रूट क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, मोटरवेज बने हुए हैं कि जहाँ 1 लेन का है उसको 2 लेन कर देना है, जहाँ 2 लेन का उसको 3 कर देना है, जहाँ 3 का है उसको 4 या 5 कर देना है। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर अपग्रेडिंग करनी है तो वो हम कर लेंगे। जहाँ और यहाँ क्योंकि आबादी भी यहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी कॉरिडोर के अंदर पहले से इंडस्ट्री भी इसी तरफ है, पाइपलाइंस भी आपकी गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की इधर ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा जितना यहाँ खर्चा होगा उसका जो रिटर्न मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी बनस्बत वेस्टर्न रूट। अगर आप वेस्टर्न रूट में जाएंगे और वहाँ अभी आबादी भी नहीं है, वहाँ कारोबार भी नहीं है, वहाँ ऐसे है जैसे कि जब नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाया था लाहौर टू इस्लामाबाद, उस वक्त मैं कहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, यही नेशनल हाईवे जो है उसी को अपग्रेड कर दें, जीटी रोड को जीटी रोड को अपग्रेड कर दें। यहाँ इतना बड़ा मोटरवे, इतने पैसे आप लगा रहे हैं, ये तो 10 साल तक यहाँ कुछ जाएगा ही नहीं और बनने में भी इतना देर लग जाएगी, 100 किलोमीटर लंबी है, ट्रैफिक ही नहीं है और वो जो हमारा बना हुआ है जहाँ ट्रैफिक हो सकती है। तो मगर नहीं, मियाँ साहब ने कहा नहीं, मैं बहुत आगे देख रहा हूँ, अभी हम बनाएंगे। मगर यहाँ जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि वेस्टर्न रूट क्योंकि अभी बहुत आगे की बात है कि वहाँ उसकी जो अहमियत है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है और अभी बहुत लो पॉपुलेटेड एरियाज़, लो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साथ है, वहाँ उससे उतनी बेनिफिट नहीं मिलेगी जितनी बेनिफिट ईस्टर्न रूट से मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया। यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस सोच के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। छोटी प्रोविंसेस कह रही हैं कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, एक्सेट्रा। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि उनकी जो रोना धोना है वो जायज़ है या नहीं है, एक्सेट्रा, हम ये करेंगे। तो ये मोटी मोटी बात थी। फाइनली मैं ये कहता चलूँ आपको कि चाइना ने इसको अपने 13th 5-year प्लान, वो हर 5 साल के बाद नया प्लान बनाते हैं। चाइना की हुकूमत जब से वो आई है 13 5-5 साल प्लान्स बन चुके हैं। वो 5 साल की प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ भी एक ज़माने में 5 साल की प्लानिंग होती थी, वो जब अयूब खान साहब थे, क्योंकि वो 10 साल रहे तो उन्होंने 2 5-year प्लान्स लॉन्च किए, क्योंकि प्लानिंग ठीक होती है फिर कि अच्छा जी अगले 5 साल में ये टारगेट्स हैं। यहाँ तो कोई सिविलियन हुकूमत जो है वो 2.5 साल से ज़्यादा काटी नहीं, ये पहली है। इससे पहले जरदारी साहब की, और वो भी आपने देखा कितनी इंस्टेबिलिटी रही। तो इसलिए यहाँ कोई 5-year प्लान नहीं बनाता, यहाँ 2-year प्लान ही बनते। और ये बड़ी हिम्मत है इनकी कि इन्होंने 3-year प्लान बना लिया 2015 से 2018 कि जल्दी से कुछ और करके दिखाएं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर जरा ब्रेक का कहा जा रहा है। अभी तक जो हमने सेगमेंट डिस्कस किए हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, इसके अंदर इसके फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं, पाकिस्तान का क्या बेनिफिट इसके अंदर से निकल रहा है, चाइना का बेनिफिट क्या है, उसके हवाले से बात हुई है। अभी हम बात जब ब्रेक से वापस आएंगे इसकी फंडिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और भी इसमें बहुत से इश्यूज हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और साथ रहिएगा। सीपेक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। प्रोग्राम में इस ब्रेक से पहले हमने जो बात की वो आपके सामने है। सीपेक के हवाले से कैसे इनिशिएट हुआ, मेन फीचर्स क्या हैं, पाकिस्तान और चाइना का बेनिफिट क्या है, इस हवाले से बात हुई। इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस ये करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनकी फाइनेंसिंग का क्या हिसाब है। ब्रॉडली तो कहा जाता है ठीक है जी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है किसी के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत शायद फॉरेन बैंक से कर रही है लेकर कर्जा, लेकिन एक्चुअली इसकी डिवीजन कैसे हो रही है सेठी साहब, इसकी फंडिंग के हवाले से भी क्योंकि सवाल आते हैं, इशूज होते हैं। अब आप समझिए कि 45 अरब से बात करते हैं, उसमें से 11 अरब के करीब जो है ये सड़कों पे और रेल लाइंस के ऊपर खर्च होगा। नहीं, आप तो 51 बिलियन नहीं है, चले 51 ही कर लें। तो इसका 30% जो हिस्सा है वो आप समझें कि सड़कों के ऊपर अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। उसमें ऐसे है कि एक तो ये कराची से लेके इस्लामाबाद तक और फिर काराकोरम हाईवे को लिंक करना काशगार तक, ये कोई 1100-1200 किलोमीटर का रास्ता है। इसकी अपग्रेडिंग होगी, जैसे मैंने कहा सुपर हाईवे से शुरू होगा और पूरा वहाँ तक पहुँचेगा। और इसमें हर स्टेज पे सड़कों को बेहतर और चौड़ा करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा जो 2 लेन है वो 3 हो जाएगी, 3 4 हो जाएगी एंड सो ऑन, कहीं कहीं 6 लेन्स भी बन जाएंगी। अब ये ईस्टर्न रूट की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ हो रही हैं। इसी तरीके के साथ
कराची से पेशावर जो ट्रेन की जिसका मैंने जिक्र किया वो सारी अपग्रेडिंग होगी, लाइंस बेहतर होंगी। उसके बाद वेस्टर्न रूट जो मगरबी रूट है वहाँ भी सड़कें जो हैं वहाँ बनेंगी, मगर वहाँ उस किस्म की बेहतरीन और चौड़ी सड़कें नहीं बनेंगी जो कि मशरकी रूट में बनने जा रही हैं। उसके दो वजूहत हैं, एक ये कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है मशरकी में, और यहाँ पहले से बहुत कुछ बना हुआ है, उसको बेहतर करेंगे। और जो उधर है वहाँ ट्रैफिक पहले से ही कम है और कुछ सेक्शंस हैं जो ठीक नहीं है, उनको ठीक करेंगे, मगर वहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी। मैं समझता हूँ 1/4 हिस्सा भी नहीं होगी उस सड़कों के ऊपर उतनी जो कि ईस्टर्न में होगी। अच्छा, ये भी आगे जाके बात बनती करेंगे हम कि हाँ, क्या ये बताया भी जाता है कि नहीं हाँ, आता। और फाइनली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब अगर एक किसी इलाके में होगी, किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो वो गवादर में होगी। ग्वादर में बहुत लंबे चौड़े तवील किस्म के प्रोग्राम हैं। कोई लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी $1.5 बिलियन से लेके 4-4.5 बिलियन डॉलर तक वहाँ होटल बनेंगे, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बनेंगी, वहाँ पानी, साफ़ पानी देने की बनेगी, सड़कें बनेगी, पूरी कॉलोनीज़ बनेंगी, और फिर वहाँ पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स बनेंगे, पोर्ट को डीप किया जाएगा, वहाँ शायद LNG टर्मिनल भी बन जाए। मतलब लंबी चौड़ी एक किस्म का, आप समझें कि किसी एक शहर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होनी है तो एक नया शहर वहाँ अगले 3-4-5 साल में बन जाएगा। और इसके साथ खुशहाली भी आएगी, मगर सवाल कुछ प्रॉब्लम्स भी बनेंगे जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा हिस्सा है इसका एनर्जी का, जिसकी मैंने बात की। वहाँ कोई ठीक ठाक पैसे, 70% पैसे जो हैं वो एनर्जी के ऊपर लगेंगे। वहाँ 3 किस्म के पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे। एक तो बनेंगे कोल के पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कोयले के, फिर फर्नेस ऑयल के बनेंगे, फिर सोलर के बनेंगे, फिर विंड के बनेंगे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक, फिर ये बिजली जो बनेगी उसकी ट्रांसमिशन लाइंस बनेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें जो बिजली बनेगी बाय द टाइम इट इज़ कंप्लीट, ये सारे अर्ली हार्वेस्ट जैसे कहते हैं, जो जल्दी जल्दी जो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आएंगे, कुछ 10-10.5 हज़ार मेगावाट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब 10-10.5 हज़ार मेगावाट्स बिजली में एक्स्ट्रा ऐड होने का मतलब ये है कि आजकल जो शॉर्टेज है वो 6-6.5 हज़ार मेगावाट्स है, वो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। और आगे जाके जब डेवलपमेंट होगी और डिमांड बिजली की ज़्यादा बढ़ेगी तो वो भी अगले 5 साल के लिए केटर फॉर हो जाएगी। तो आप समझिए कि अगले 10 साल के लिए कोई बिजली की शॉर्टेज यहाँ नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 10.5 हज़ार अगर मेगावाट बाय 2018 आ जाती है, कमीशन हो जाते हैं, मतलब वो ऑपरेशनल 8-10 भी हो जाए तो ये जो करंट क्राइसिस है ये खत्म होने वाली के शायद सरप्लस हो जाए। अगर सरप्लस होगा तो वो फिर आगे जैसे बिजली सप्लाई पूरी होगी तो मईशत खुल के डेवलप करेगी, तो फिर और बिजली की डिमांड होगी तो उसको भी कैटर कर लिया जाए। और इन्हीं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही ये हुकूमत डिपेंड कर रही है। जाहिर है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है ना कि हम बिजली दे देंगे आपको, शर्तें लगी हुई हैं। और देखिए दिसंबर 2018 तक के इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कोशिश है इनकी, डिलेस तो होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 10.5 का ये बात कर रहे हैं, अगर ये 6-7 तक भी ले आए ना तो मतलब ब्रेक इवन पे भी ले आए तो क्राइसिस जो है ना, ये आपकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो लोड शेडिंग खत्म होगी, उसके बाद अगर ये इलेक्शन जीत लेते हैं, जो भी जीतता है, मईशत जो है डेवलप करेगी, जब डेवलप करेगी तो उस वक्त तक जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑनलाइन आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, और अगर इसके ऊपर दिन रात ये काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमें कहा जा रहा है कि ये हो रहा है, और चाइनीज़ के साथ जब आप काम करते हैं तो ऐसे ही होता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। मतलब वाकई इसको गेम चेंजर। अब आप आगे आइए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पैसे ये आ रहे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो सारे सड़कों के प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये हुकूमत पाकिस्तान ने चाइना से लिए हैं। चाइना के 2-3 बैंक्स हैं, उनसे कर्जे लिए हैं। एक चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक है, एक उनका डेवलपमेंट बैंक है, एक उनका कॉमर्स बैंक है, उनसे ये पैसे लिए। और ये कहते हैं, अब इसके ऊपर हमें पता नहीं है कि ये पक्की बात है या कच्ची बात है, हमें ये कहा जा रहा है कि 1.6-1.7% सूद, बड़ा रिड्यूस्ड सूद, बहुत कंसेशनली हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए की है। मगर इसके ऊपर भी मेरे से पूछ लीजिएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी तो हम सारी अच्छी बातें बता रहे हैं। अभी तो सारी जो अच्छी बातें हैं, जो बाद में जाके जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे। आगे आइए आप, ये तो हो गए वो कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है सड़कों के लिए। अच्छा, ये जो एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें कोई कर्जा नहीं लिया जा रहा, हुकूमत कोई कर्जा नहीं ले रही। ये चाइनीज़ कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज या मिलके या अलहदा
ये प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। मतलब ये एफडीआई समझे, एफडीआई प्रोजेक्ट, इसको चाइना की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो एफडीआई है ना। ठीक, अच्छा, और उसके चाइना के साथ लोकल पार्टनर्स भी कभी कभी कहीं कहीं हैं, और कहीं कहीं यूके और के तरफ से भी कुछ ग्रांट्स मिल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो इसलिए ये जो है ना, इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और आगे जाके इसके ऊपर इश्यूज भी बनेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर कहता है जी हमें गारंटीज दें कि जो हम प्रोड्यूस करेंगे ये आप कंज्यूम करेंगे, ये लेंगे, हमसे खरीदेंगे। जब आप उनसे खरीदेंगे वो कहते हैं हम इतने पैसे दें तो फिर हम प्रोड्यूस करेंगे, बिलिंग भी करेंगे, बिलिंग करेंगे हम। अब वो बिलिंग जिस रेट पे वो करना चाह रहे हैं वो रेट बड़े महंगे हैं। अब क्या हुकूमत ने हर प्रोजेक्ट में क्या रेट तय किया है? वो नेपरा ने डिसाइड, नेपरा के साथ भी झगड़े चल रहे हैं, ये भी आपको बता दूं। नेपरा भी हर बात नहीं मान रही है, इसके अंदर भी डिलेज आ रहे हैं। मगर ये भी अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये किस रेट के ऊपर ये हो रहा है और आगे जाके जो बिजली मिलेगी वो किस रेट पे मिलेगी। पता लगे इतनी महंगी हो गई है कि शायद कोई इस्तेमाल ही ना कर सके। मगर हो सकता है कि ऐसे ना हो सकता है कि इसको सही तरीके से ये किया हो। तो उनको तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसने तो अपनी रेट ऑफ रिटर्न लेना है। उसने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर रिस्क कितनी है। कल को ये हुकूमत उड़ जाती है, ये हो जाता है, कल को आके लोग कहते हैं नहीं मानते, दूसरी हुकूमत आ जाती है तो क्या होगा। इसके लिए भी उन्होंने बिल्ड इन किया हुआ है कि जी अगर तो हम हिंदुस्तान में कर रहे होते तो हम तो 4% भी ले लेते, आपसे हम 6.5 लेंगे, बिकॉज ये ना हो कि 4 साल के बाद कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो हमने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि क्या रेट आपको मिलता है और क्या नहीं मिलता। हमारी बदकिस्मती है कि हम जेन्युइनली दुनिया में जब हम कर्जा लेने जाते हैं तो हमें ये रिस्क फैक्टर के लिए लोग कहते हैं पैसे आपसे रेट ज़्यादा लेंगे बिकॉज आप बड़े अनस्टेबल मुल्क है, आपका पता नहीं कि आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। तो ये भी एक इसमें भी वजन है इस आर्ग्यूमेंट में। तो आपको महंगा पैसा मिलता है, मगर अब या एक सूरत है कि पैसा ही नहीं है, इस मुल्क में टैक्स कोई नहीं देता, टैक्स दें तो हमें कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। जब कर्जे लेने जाते हैं तो फिर या वो अमेरिका बादशाह कहता है कर्जा तो हम सस्ता दे देते हैं मगर आप ये करें ये करें ये करें, डू मोर हियर डू मोर देयर। तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। सऊदी अरेबिया के पास जाएं तो कहते हैं आए यमन में लड़ने हमारे साथ, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। वो कहते हैं अच्छा फिर अब कोई वो फ्री लंच नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जब आप चाइना के पास जाते हैं वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमें प्रोटेक्शन दें, गारंटी दें, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करें, रेट हम ये चार्ज करेंगे और इसमें कोई टेंडरिंग शेंडरिंग नहीं होगी कि आप टेंडरिंग में शुरू पड़ जाएं फिर हम नहीं आएंगे। तो इसके अंदर फिर और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि मैं आपसे बाद में वो फिर आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इस किस्म के चीज़ें होने जा रही है यहाँ, मगर इसके अंदर मसाइल हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा सेठी साहब, इसकी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये होता है क्योंकि नॉर्मली ये इम्प्रेशन ख़ास तौर पर जब रूट्स पे बहस होती है तो ये दिया जाता है कि इससे छोटे सूबों के साथ बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की डिवीजन के ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ी हम डिस्कशन करें। एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, जब वापस आएंगे ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं देखने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है जैसा बताया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे, बस साथ ही। सीपेक के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में हमने ना सिर्फ आपको सीपेक के हवाले से बताया, उसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, प्रोजेक्ट्स, फीचर्स, इन हवाले से बात हुई है, फ़ायदा पाकिस्तान का और चाइना का क्या है इसके अंदर, उस हवाले से बात हुई, प्रोजेक्ट्स की फंडिंग किस तरह हो रही है इस हवाले से बात की गई। याद रखिए कि इसके ऊपर जो सारी डिबेट हो रही है, जो इसके ऊपर तनकीद हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, वो हम कल के प्रोग्राम में उसको एड्रेस करेंगे, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी एड्रेस करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है। सेठी साहब, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि इन प्रोजेक्ट्स को जो लग रहे हैं इनकी डिवीज़न किस तरह हुई है और क्या जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही है? जी हाँ, जैसे बताया जा रहा है ऐसे नहीं है। बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि जी अगर आप देखिए तो बलूचिस्तान के लिए 16 प्रोजेक्ट्स हैं, केपी के लिए 8 प्रोजेक्ट्स, सिंध के लिए 13 प्रोजेक्ट्स, पंजाब के लिए तो सिर्फ 12 ही हैं। हाँ, ये कहा जाता नहीं पंजाब के लिए तो देखिए तीसरे नंबर पे पंजाब। तो ये तो कहने की बात है। अब आप जब थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि इन्होंने ये नंबर कैसे बनाए हैं तो उसमें ये है कि बलूचिस्तान में जो 16 प्रोजेक्ट्स कहे जा रहे हैं उसके अंदर 10-11 तो सिर्फ ग्वादर में के अंदर ही है। तो वो ग्वादर का तो एक ही प्रोजेक्ट बनता है ना, वो तो बेसिकली ग्वादर का प्रोजेक्ट है ना। तो वो ग्वादर का प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है 10-11। वो फिर मैं आपसे अलग बात कर लेंगे, ग्वादर के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है, ठीक है, है तो वो एक प्रोजेक्ट ना। अच्छा, और वो 1 अरब से लेके 4 अरब तक वहाँ डॉलर्स लगेंगे, तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मगर उसके साथ और बहुत से मसाइल हैं जो बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि हबको कोल पावर प्लांट,
ये एक हब को कोल पावर प्लांट बनाएंगे कोई 1100-1200 मेगावाट्स का, जिसमें ये छोड़ दी गुंजाइश छोड़ दी जाएगी कि उसको एक्सपैंड करके डबल किया जाए बाद में। मगर इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं। कहते हैं कि ये जो सड़कें और बाकी जो है वो सारे जो छोटे मोटी सड़कें बन रही है ना, वो 3-4 सेक्शंस हैं जहाँ ये सड़कों को अपग्रेड करेंगे। मैं उसका जिक्र किया है। वो एक है खुशदार टू बसीमा हाईवे N30, दूसरा है DI खान टू क्वेटा। अच्छा, और यही हैं दो मेन एरियाज हैं जहाँ। बल्कि कहा जा रहा है कि तनकीदी और ये कि एक रोड पत्नी 4 साल पहले बनी थी, उसको भी खामखा टैग अलॉन्ग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ठीक ठूक करके एक आध लेन और शामिल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तो ये बाद में हम बात करेंगे। मगर ये सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में बेसिकली एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है और एक बहुत बड़ा नया शहर बन रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने जा रही है। मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो बलूचिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वहाँ, उनको तो वहाँ भी मुलाजमत मिल सकती है। इट कैन बी दी शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। मगर वो अलग बात है। आइए KPK में भी बड़ा मज़ा है कि वहाँ भी सिर्फ एक फीजिबिलिटी स्टडी जो है ना, उसको भी प्रोजेक्ट बना दिया इन्होंने तो कुछ तो रोना धोना उनका जायज़ है। मगर उसमें एक ड्राई पोर्ट है हवेलिया में, ठीक है जी, और उसके अलावा एक किनारी में, सूखी किनारी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बस दैट्स इट। बाकी छोटी मोटी सड़कें जो है उनको ठीक कर रहे हैं। वो सड़कें जो हैं जी, वो KKH काराकोरम हाईवे जो है वो हवेलिया से ठकोट तक, फिर अपग्रेडेशन ML1 की कर रहे हैं, फिर रायकोट से ठकोट तक ये KKH को डाल दिया ना उनके खाते में। और फिर DI खान टू क्वेटा हाईवे जो कि पहले बलूचिस्तान के खाते में भी आया, इधर KPK में खाते में भी डाल दिया और कुछ नहीं है बेचारे KPK के लिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर कहना कि जी पता नहीं 8 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, तो जाहिर है अगर वहाँ से चीखें निकल रही हैं तो उसमें कुछ देखिए, वो सिर्फ अब हुकूमत नहीं ना, असफंद यार वली साहब भी कह रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। आगे आइए, अब आइए सिंध के में अंदर कहते हैं 13 प्रोजेक्ट्स हैं। 13 प्रोजेक्ट्स के अंदर एक है मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। ये बहुत अहम है। ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन बिजली की बनेगी, क्योंकि नई बिजली क्रिएट होगी तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन चाहिए। इट्स अ बिग ह्यूज प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्रोजेक्ट। ओके, हमारा कंसर्न है ट्रांसमिशन इसी तरीके से मटियारी टू फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर पोर्ट कासिम पावर प्लांट, एंग्रो थर पावर फील्ड, बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद थर में ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में नए पावर प्रोजेक्ट्स, ह्यूज प्रोजेक्ट्स। फिर एक विंड फार्म है, दाऊद विंड फार्म है, फिर जिमपुर विंड फार्म है, फिर उसके बाद सच्चल विंड फार्म है। 3 तो सिर्फ हवा के विंड के फार्म्स हैं वहाँ। फिर चाइना सुनेक विंड फार्म है। 4 ऐसे कोस्ट के करीब वहाँ विंड फार्म्स हैं। और अपग्रेडेशन जो है वो सिर्फ एक सड़क है, मोटरवे 1, और जाहिर है फिर जो मेन इशू है वो है कराची लाहौर मोटरवे और सक्कर तक जो है। मगर उसके अलावा फिर थर कोल ब्लॉक 1 है, फिर ग्वादर नवाबशाह LNG टर्मिनल एंड पाइपलाइन है। तो मतलब है कि सिंध में ठीक ठाक पावर प्रोजेक्ट्स लगने जा रहे हैं, ठीक ठाक सड़कें बनने जा रही हैं, अपग्रेडेशन होने जा रही है, और ठीक ठाक जैसे आप कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनने जा रही हैं। तो लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू बी स्पेंट इन सिंध। अब आप आइए पंजाब, कहते हैं 12 प्रोजेक्ट। आखिरी 2 मिनट रह गए। तो पंजाब के अंदर तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फाइबर केबल रावलपिंडी टू खुंजराब, फिर हायर के इकोनॉमिक जोन्स बन रही हैं 2, फिर कराची लाहौर मोटरवे है सक्कर से मुल्तान तक, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन है एक ML1 की, साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट है, रहीम यार खान पावर प्लांट है, करट हाइड्रो पावर प्लांट है। उसके अंदर लाहौर ऑरेंज लाइन भी ठोक दी गई है, जिसका कोई तल्लुक CPEC के साथ नहीं है, ना चाइनीज़ का उसमें सिर्फ इंटरेस्ट है कि ये लाहौर शहर के लिए, उसका उस कॉरिडोर के साथ कोई तल्लुक नहीं है, मगर डाल दी गई है यहाँ। क्यों डाली गई? और मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन है, मटियारी फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन है, फिर कायदे आजम सोलर पार्क है बहावलपुर में। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिंध में है, फिर पंजाब में है, उसके बाद फिर KP में एंड में बलूचिस्तान में। ये है सिंध में, तो आपको पता ही है। अब तो ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है यहाँ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो ये सारी बातें जो है जो खड़ी हो रही हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फैसले एक तरीके से किए गए, वो सही थे क्या गलत थे, कितनी है या नहीं, शफाफियत कितनी है, और कौन से फैसले जहाँ जिनके ऊपर तनकीद हो रही है उस तनकीद में से कौन सी जायज़ है और कौन सी नहीं जायज़, ये सारी बातें कल इसके ऊपर बात करेंगे। जरूर इस पर बात करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा,
ये पहला हिस्सा था सीपेक के ऊपर जो स्पेशल ये 2 प्रोग्राम थे उसका। कल के प्रोग्राम के अंदर जिस तरह नईम साहब ने कहा कि बड़ी कोशिश करेंगे हम कि जो तनकीद हो रही है उससे उठाएं, और ये ख़ास तौर पर जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, अहमियत इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, इस कॉरिडोर की क्या है, उस पर बात की जाएगी। जो पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है वो दुनिया में और मुल्क जो ममालिक जिनको इस प्रोजेक्ट से तकलीफ हो रही है उस हवाले से भी बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखना बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।